नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 122वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, यानी भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी हम बात करेंगे। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि न्याय व्यवस्था को बनाने के लिए हमारे देश में अलग अलग स्तर पर न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। जैसे कि हम सबसे ऊपर देखें तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट आता है, उसके बाद हाई कोर्ट जो कि राज्यों के होते हैं, सेशन कोर्ट होते हैं, जिला न्यायालय होते हैं। पंचायतों में हम देख सकते हैं कुछ पहले खाक पंचायतें हुआ करती थी और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि पंचायतों में भी पंच हुआ करते हैं जो ग्रामीण स्तर पर न्यायों की व्याख्या करते हैं या उनको जो यहाँ के स्थानीय लोग होते हैं वहाँ पर न्याय का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे देश में व्यवस्थाएं चलती हैं। अब हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो संवैधानिक प्रावधानों को इस व्याख्यान के अंतर्गत हम समझेंगे, सारी जानकारी को समझने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, लास्ट तक पढ़ते रहिए और देखिए किस प्रकार से हमारे यहाँ पर न्याय व्यवस्था को इम्प्लीमेंट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की यदि हम बात करें तो हम आते हैं मध्यकालीन युग में। मध्यकालीन युग क्या कहलाता है, यह आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सबसे पहले जो प्राचीन युग चला रहा था, जहाँ पर हम देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस जगह पर हमें न्याय व्यवस्था की कोई ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते। हालांकि हमारे जो ग्रंथ है उनमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हुआ करती थी जिनमें कि न्यायिक व्यवस्था देखी जाती थी और अलग अलग जगह पर हम देख सकते हैं कि चेर आय पांड्य चोल शासक हुआ करते थे और हम देख सकते हैं कि मुगल्स आए और इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर दक्षिण भारत में कुछ राजवंश हुआ करते थे, उनमें भी अलग अलग स्तर पर न्यायिक व्यवस्था हुआ करती थी। तो हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन युग की। इतिहास में धर्म के हिसाब से न्यायिक व्यवस्थाएं चलती थी, यानी जो यहाँ पर कोड होता था जो धर्म को बनाकर या उसको आधार बनाकर न्याय व्यवस्था चलाई जाती थी। हमने देखा होगा कि जो शादी का जो बंधन होता है इसमें हम देख सकते हैं कि 7 फेरे होते हैं, इस प्रकार से कुछ कोटेशन होती हैं जिनका पालन करना होता है। तो यह धर्म के हिसाब से ही व्यवस्थाएं चलती थीं। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते थे धर्म से अलग थे। आज भी कुछ ट्राइबल लोग होते हैं जो कि धर्म से अलग होते हैं, उनकी अपनी रूल्स होते हैं। तो हम देख सकते हैं कुछ कबीले हुआ करते थे, तो कबीलों के सरदारों द्वारा न्याय की व्यवस्था को संभाला जाता था। एक कबीला होता था, उसमें कई सारे सदस्य होते थे। यदि वह कोई भी अपराध करते थे तो उनका न्याय किनके द्वारा किया जाता था, वहाँ के जो कबीले होते थे, जो सरदार हुआ करते थे, उनके द्वारा किया जाता था। अब हम बात करें राजाओं के वर्चस्व की। जब राजाओं का वर्चस्व आता है तो न्याय व्यवस्था को यह अपने हाथ में लेते हैं। अब हम धर्म से हटकर क्या आ रहे थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो कि हमने ब्रिटेन में देखी, और इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि भारत में भी कुछ ऐसे वो राजवंश हुआ करते थे, वह न्याय व्यवस्था साथ साथ लेकर चलते थे। आपने देखा होगा कि अकबर का जो दरबार लगता था, उस दरबार में लोगों की बातों को सुना जाता था। किसी ने कोई अपराध किया हो तो यहाँ पर उसको दंडित किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की जो आपने बाजार व्यवस्थाएं देखी होगी, उसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे कि यदि कोई गलत तरीके से पैसा कमाता था या कोई कम सामान तौलता था तो उतना उसका गोश्त निकाल लिया जाता था। इस प्रकार की क्रूर कोड भी बनाए गए थे, कुछ ऐसे नियम भी बनाए गए थे। तो यह व्यवस्थाएं हमने देखी। अब हम देख सकते हैं कि क्या होता था, इनको सलाह देने के लिए कुछ मंत्री हुआ करते थे। राज दरबार लगता था, राजा होते थे, इनके मंत्री चेयर पर बैठे होते थे। राज दरबार में जो भी सुनवाई होती थी वहाँ पर क्या होता था, इनको सलाह दिया करते थे। लेकिन जो राजा हुआ करता था उनकी जो सलाह होती थी वह बॉन्डिंग नहीं होती थी। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र का अभाव नज़र आता था। जैसे कि हमने दिल्ली सल्तनत में देखा तो लास्ट जो निर्णय होता था वो किसके पास, राजा के पास होता था। मुगल काल में भी इसी प्रकार की व्यवस्था हुआ करती थी। भले ही उनके मंत्री हुआ करते थे लेकिन उनकी बातों को मानना या ना मानना राजा के हाथ में हुआ करता था। जब भारत में ब्रिटिश उपनिवेश का समय आया तो हम देख सकते हैं कि जो भारत की राजशाही कमजोर होने लगी। धीरे धीरे जो राजा हुआ करते थे उनकी व्यवस्थाएं कहाँ पर जाने लगी, अंग्रेजों के हाथ में जाने लगी। एक के बाद एक राजा परास्त होते गए और प्रशासन बदला। यानी जो पहले धार्मिक हिसाब से हुआ करता था फिर राजाओं के हिसाब से होने लगा। अब हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश ने उपनिवेश के हाथ में यह चीज़ें आने लगीं। वह
हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आ रहे थे और अपने हाथ में यहाँ की सत्ता को ले रहे थे, लेकिन दुनिया में वो प्रचार क्या करते थे कि हमारे द्वारा भारत को सभ्य बनाया जा रहा है। सभ्यता के चक्कर में उन्होंने भारत को लूटा, भारत की व्यवस्थाओं को बदला, गुरुकुल परंपराओं को बदला, और हम देख सकते हैं कि यह सब व्यवस्थाएं बदलने के बाद हमारे यहाँ पर जो वास्तविक स्वरूप आता है वह ब्रिटिश उपनिवेश के अनुसार ही निकल कर आता है। तथा जब हम देख सकते हैं कि भारत स्वतंत्र होता है तो लोकतंत्र की व्यवस्था निकल कर आती है। हमारे द्वारा जो फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे, जिनको हम स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं, इनके द्वारा एक सपना देखा गया कि भारत में हम लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। यदि किसी को निर्णय देना है तो वह जनता से निकल कर होकर जाएगा। हम देख सकते हैं कि जो न्यायपालिका होती है उसके ऊपर हमारी देश की सरकार होती है, जिसके हाथ में देश की बागडोर होती है, और उस व्यवस्था के अनुसार क्या होता है, जो जज होते हैं वह चुने जाते हैं और न्यायिक व्यवस्थाएं भी आती हैं। तो अलग अलग जो शक्तियों को बंटवारा किया गया वह इस प्रकार से किया गया कि कोई एक व्यक्ति उस पर एकाधिकार करके ना बैठे या तानाशाही तरीके से निर्णय ना हो। अब हम देख सकते हैं कि जनता द्वारा सरकार को चुना जाता है और यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की गई। अब हम भारत आज़ाद हो चुका था और हम प्रशासन के स्तंभों को समझें कि जो प्रशासन के स्तंभ होते हैं वह तीन स्तंभ होते हैं। सबसे पहले कार्यपालिका। कार्यपालिका का अर्थ होता है कि जो भी कानून बनाए गए हैं उन कानूनों को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए जो बॉडी होती है उसे कार्यपालिका कहा जाता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जैसे कि मान लो हमारी विधानसभा है, लोकसभा है, राज्यसभा है, यहाँ पर क्या कार्य करते हैं, हमारे जो मंत्री होते हैं वो कानून बनाने का कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं व्यवस्थापिका की। तो व्यवस्थापिका क्या करती है, जो इनके द्वारा कानून बनाए गए हैं उन कानूनों को किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, उनको कानूनों को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है, उनकी जिम्मेदारी व्यवस्थापिका के पास होती है। अब न्यायपालिका, इन दोनों के ऊपर जो हमारी न्यायपालिका आती है, कानून बनाने में कोई गलती करोगे तो न्यायपालिका सामने आ जाएगी, यदि कानून को इम्प्लीमेंट करने में कोई गलती होगी तो न्यायपालिका सामने आ जाएगी। तो न्यायपालिका क्या करती है, न्याय का कार्य करती है यदि कोई भी गलत काम करता है तो। इन तीनों स्तंभों को अमेरिका के प्रशासन के अनुसार शक्तियों का बांटा गया, यानी जिस प्रकार से अमेरिका ने अपने यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा किया था, हम देख सकते हैं जो अमेरिका देश है वह यूरोप से ही निकल कर आया। यानी यूरोप के कई ऐसे लोग वहाँ पर जो कि इंडस्ट्रीज बनाना चाहते थे, अपने उद्योग धंधे स्थापित करना चाहते थे, वो धीरे धीरे जाकर वहाँ बसने लगे और जो अमेरिका की लोकल जनजाति हुआ करती थी उनको बायकॉट करके उन्होंने यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की। और हम देख सकते हैं उन्होंने पूरे विश्व का सबसे पहले संविधान तैयार किया। तो हम देख सकते हैं इसी संविधान को लेकर भारत द्वारा इन तीन स्तंभों को लिया गया। अब आपने यह बात समझी कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर जो कार्य शक्तियों का बंटवारा है वह किस प्रकार से किया गया और कहाँ से यह व्यवस्था निकल कर आई। कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए न्यायपालिका द्वारा मूल ढांचे का सिद्धांत लाया गया। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1973 की यदि हम बात करें तो यह इसी समय पर टाइगर प्रोजेक्ट आया था और इसी समय पर केशवानंद भारती केस आता था। और केशवानंद भारती केस से क्या निकल कर आया, मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को आप स्पष्ट रूप से इस बात में समझ सकते हैं कि जो संविधान होता है, संविधान की जो बुक होती है, उसका संरक्षक किसको माना जाता है, हमारी न्यायपालिका को माना जाता है। और न्यायपालिका क्या करती है कि जो संविधान की जो मूल भावना है, जो इस प्रकार से जिस प्रकार से हमारी जो मकान की नींव होती है उसी प्रकार से संविधान की मूल भावना होती है। हम कुछ भी कर लें, अपने मकान को किसी भी तरह से डेवलप कर लें, लेकिन उसकी नींव को नहीं बदल सकते। यदि आप नींव बदलेंगे तो सारा जो स्ट्रक्चर है ऊपर से लेकर नीचे गिर जाएगा। तो इस प्रकार से आप बात को समझ सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया जा सकता, और यदि चेंज करता है तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाता है। आगे देखते हैं। न्यायपालिका के कार्यों को देखें तो वर्तमान में न्यायपालिका की व्यवस्था पूर्णतः बदल चुकी है। हम देख सकते हैं कि जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तो जो व्यवस्थाएं हम पहले पढ़ रहे थे वह बिल्कुल बदल जाती हैं। प्रशासन के हर स्तर पर हमें न्यायपालिका देखने को मिलती है। ग्राम स्तर पर आपको पंचायतें देखने को मिलेंगी, जिला स्तर पर आपके तहसीलदार बैठते हैं और ब्लॉक होते हैं, उसके स्तर पर भी न्याय दिया जाता है। जिला न्यायालय होते हैं, राज्य के स्तर पर हाई कोर्ट होते हैं या उच्च न्यायालय होते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय जो केंद्र में है दिल्ली में वह सुप्रीम कोर्ट है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पर सुचारू रूप से चल रही हैं।
न्यायपालिका का अर्थ होता है कि अपराधी को क्या है कि न्यायपालिका का जो कार्य होता है उसको यदि हम समझें तो यह केवल व्यक्ति के लिए दंडित करने के लिए नहीं है, यानी यह कोई दुश्मन नहीं है आपका, यह दोस्त की तरह कार्य करता है। आपको समझना चाहिए कि यह अपराधी को दंड देना इसका उद्देश्य नहीं होता, इसका उद्देश्य होता है कि समाज में इस प्रकार के अपराध फिर से ना हो, दोहराई ना जाएं गलतियां। इसके लिए इस प्रकार की परिस्थितियां क्रिएट की जाती हैं, उनको दंडित किया जाता है और पीड़ित व्यक्ति कहीं से चलकर वह आगे जाकर अपराधी ना बन जाए। यदि कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो उसके अंदर बदले की भावना होती है। आपने पुरानी पिक्चर देखी होगी कि किसी के फादर की डेथ हो जाती है और कोई दूसरा व्यक्ति क्या होता है उसमें उसके द्वारा हत्या की गई है, तो क्या होता है कि जो छोटा सा बच्चा होता है बचपन से हुआ इसमें बदले की भावना होती है और बड़ा होकर वो क्या करता है उसको मार देता है या उसका बदला ले लेता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति यहाँ पर निकल कर ना आए, वह बच्चा अपराधी ना बने, इसके लिए न्यायपालिका बीच में आकर उसको पहले ही सजा दे देती है और हम देख सकते हैं एक अच्छे समाज की आगे स्थापना की जाती है। तो यह उद्देश्य आपको समझने चाहिए। यही सब बातें हैं जो आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती हैं और आपको जो उत्तर देने होते हैं वह आप यदि अध्ययन करते हैं अच्छे से तो उनके उत्तर दे पाएंगे। अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, जिनके बारे में हमारा आज का व्याख्यान है। हमारे देश में संघवाद का सिद्धांत लागू होता है। इसके अनुसार प्रशासन की व्यवस्थाएं चलती हैं, जिसमें हम देख सकते हैं केंद्र व राज्य एक दूसरे के साथ आपस में संबंध बनाते हैं। हम देख सकते हैं कि जब राज्य और दूसरा राज्य, दो राज्यों के बीच डिस्प्यूट होता है तो इसका केस कहाँ पर सुना जाएगा? इसका केस सुना जाएगा केंद्र में, यानी सुप्रीम कोर्ट में। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं अलग अलग स्तर पर हमारे यहाँ पर न्यायिक व्यवस्था है। जहाँ भी न्यायिक व्यवस्था विफल होती है सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाता है और उस चीज़ को सुधारने का प्रयास करता है। यह सिद्धांत हमने अमेरिका से लिया और हम देख सकते हैं कि अमेरिका का जो सिद्धांत है थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को पावर होती है उसी प्रकार से जो यहाँ के राज्य हैं उनको भी पावर होती है। तो और हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है? सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। यह बात आपको समझनी है कि अमेरिका में जो प्रत्येक जो वो क्या कहते हैं उसको स्टेट है, उनके न्यायालय है, उनके पास सुप्रीमेसी है यानी खुद की पावर है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर प्रत्येक पूरे देश भर की पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट को उपनिवेश के समय 1935 में डेवलप किया गया था। अब हम देख सकते हैं कि यह अंग्रेज़ों के ज़माने का जीरा है, क्योंकि इसको 1935 में क्या किया गया था? बनाया गया था। लेकिन उस समय ऊपर ब्रिटेन का कोर्ट हुआ करता था, लेकिन उस समय हम क्या कह सकते हैं भारत में क्या होता था उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकते थे। भारत का भले ही हम सुप्रीम कोर्ट कह लें, लेकिन इसकी अपील भी क्या होती थी? आगे ब्रिटेन में सुनाई जाती थी, तो इसको उस समय पर सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा जा सकता था। जब 1947 में सारी चीज़ें हमारे पास आ गई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को हम अच्छे से परिभाषित कर सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय हमारे यहाँ पर यही है। हमारे देश में एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ होता है कि उच्च न्यायालय होता है, उसके नीचे हम देख सकते हैं कोर्ट के बाई कोर्ट होते हैं। यहाँ पर आपकी बात नहीं सुनी जाती तो आप ऊपर के कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में छलांग लगा सकते हैं और अपने न्याय को प्राप्त कर सकते हैं। यदि मुद्दा राज्यों के हाथ से बाहर चला जाता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में ला दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट देश के सभी न्यायालयों को सलाह देने का भी कार्य करता है। समय समय पर वह जो राज्य के कोर्ट हैं उनके लिए सलाह देता है कि आपको इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। आपने देखा होगा कि कोई भी राज्य है, यानी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को लगी किसकी? सुप्रीम कोर्ट की फटकार। तो सुप्रीम कोर्ट की जो फटकार लगी होती है या उसके द्वारा जो सलाह दी जाती है वह सबको माननी होती है। अमेरिका में हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र होती है, यानी जो हाई कोर्ट होता है वह अलग होता है और सुप्रीम कोर्ट होता है वह सुप्रीमेसी सबके पास अलग अलग होती है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को होती है। आगे बात करें, सुप्रीम कोर्ट 1 अक्टूबर 1937 में स्थापित किया गया। 1935 में बातें होने लगी थी। अब हम देख सकते हैं 26 जनवरी 1950 में जब हमारा संविधान लागू कर दिया जाता है, यही व्यवस्था भारत द्वारा स्वीकार कर ली गई और यह वर्तमान में दिल्ली के तिलक मार्ग पर स्थित है, जो कि आपको याद रखना चाहिए। इसका ध्येय वाक्य है यतो धर्म स्ततो जयः, जिसका अर्थ होता है जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 31 है, जो कि अब 34 कर दी गई है। 34 + 1 यानी 35 कर दी गई है। समय समय पर यह बढ़ाई गई और अब हम देख सकते हैं कि न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन किस प्रकार से हुआ।
वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या यदि हम देखें तो 31 है, व इसको एक्सटेंड करके 34 कर दिया गया है, आपको याद रखना चाहिए। जो कि 2009 में 26 हुआ करती थी। अब 2009 में 26 हुआ करती थी तो कैसे कैसे यह आगे बढ़ी तो हम इसको देखेंगे। अधिनियम 2008 के अनुसार इसे फिर से बढ़ाया गया। हमारे देश में 8 न्यायाधीश हुआ करते थे सबसे पहले। तो हम देख सकते हैं 1956 का जब समय आया तो 10 कर दिए गए। 1960 में संख्या 13 हो गई, 1977 में 17 हो गई, 1985 में 25 कर दी गई। और हम देख सकते हैं 25 से डायरेक्टली यहाँ पर जो 26 हुआ करती थी 25 + 1, तो आगे चलकर हमें यहाँ पर 34 जज हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। प्रावधान कर दिए गए थे, जजों की नियुक्ति नहीं हुई थी। वर्तमान में जजों की नियुक्ति कर दी गई है, तो हमारे यहाँ पर जजों की संख्या 34 है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की यदि बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को लेकर मुद्दा विवादास्पद रहता है। अब यह जो बात है एनजीएसी जो निकल कर आया वह केस हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर कॉलिजन सिस्टम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो यह क्या होता है कि सरकार और न्यायपालिका के बीच विवाद का मुद्दा बना रहता है, जिसको हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बातें देखें तो यहाँ का जो जज होता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। 5 वर्ष का उसको हाई कोर्ट में जज रहने का अनुभव होना चाहिए। अधिवक्ता के तौर पर 10 वर्ष तक उसने कहीं पर कार्य किया हो किसी उच्च न्यायालय में। यदि राष्ट्रपति सहमत होते हैं कि यह न्यायाधीश बनने लायक है तो उसको बना दिया जा सकता है। हमारे देश में न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर नियम देखने को मिलेंगे, जो कि जो अनुच्छेद हैं वहाँ पर हम देख सकते हैं। आगे इनकी चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से इनको शपथ दिलाई जाती है। इनको राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है, जो कि आपको याद रखना है किसी सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यानी मुख्य न्यायाधीश को। मैं संविधान के प्रति निष्ठावान होकर कार्य करूंगा, देश की सार्वभौमिकता तथा एकता की रक्षा करूंगा, पद का गलत तरीके से प्रयोग नहीं करूंगा, संविधान में दी गई बातों को सम्मान पूर्वक पालन करूंगा। इस प्रकार की शपथ यह लेते हैं। कार्यकाल जो होता है इनका कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया, लेकिन हम कुछ मानकर चलते हैं कि 65 वर्ष तक यह अपने पद पर रहते हैं। और इसके अलावा हम देख सकते हैं संसद द्वारा इनका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। संसद द्वारा इन्हें महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है, जिसे इम्पीचमेंट वर्ड भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमने जानकारी प्राप्त की सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट हमारा कैसे निकल कर आया, कुछ प्रावधानों को समझा, कुछ जानकारियाँ प्राप्त की। इसी प्रकार के ज्ञान के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से, करते रहें अपना अध्ययन। आपको ऑलरेडी सारी कवर करा दी गई है। 122 लेक्चर आपके आ चुके हैं, लगभग 60-70 लेक्चर और आगे इसमें हम पूरी पॉलिटी कवर कर चुकेंगे। तो इसी प्रकार के ज्ञान के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।